नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सरोड़िया। देखिए दोस्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्या ज्ञान बांटने से बढ़ता है? और इसी सिद्धांत के अनुसार दोस्तों मैं YouTube में काम कर रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर अंग्रेजी भी पढ़ा दो, रीजनिंग भी पढ़ा दो, मैथ्स भी पढ़ा दो। ठीक है, और मैं अभी MPG के पढ़ा रहा हूँ, हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ और ये विज्ञान भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कुछ दिन बाद स्टूडेंट कहने लगेंगे कि सर सामान्य प्रबंधन भी पढ़ा दो। तो दोस्तों मैं अकेला आदमी हूँ। ठीक है, मैं अकेला आदमी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा दूँ। ठीक है, और आपने देखा होगा दोस्तों ये सब कंटेंट मैं खुद तैयार करता हूँ। ठीक, कहीं से ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा लिया और पढ़ा दिया, नहीं। PDF बनाने के लिए दोस्तों बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों को लगता होगा कि बस ऐसे ही वीडियो बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। और मैं बिना किसी स्वार्थ के आपसे कुछ नहीं मांगता। ठीक, बस आपसे ये मांगता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो बस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सामान्य विज्ञान की क्लास। मैंने दोस्तों आज सामान्य विज्ञान में 2017 में जो MP फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन उठाया हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप लोगों को ये जानने का भी मौका मिल जाएगा आज कि सामान्य विज्ञान जो होता है दोस्तों उसमें किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, टॉपिक तो मैंने आपको सब बता चुका हूँ। ठीक, चलिए धावन सोडा है। ठीक, क्या क्वेश्चन आया है? बासिंग सोडा इज धावन सोडा। उसने सूत्र पूछा दोस्तों उसका। ठीक है, NO2CO3। ठीक है, Na2CO3 डॉट H2O, Na2CO3.7H2O, Na2CO3.10H2O। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर आप धावन सोडा में जाओगे ना तो सोडियम कार्बोनेट, आप इसके बारे में सुने होंगे। क्या सुने होंगे? इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, धावन सोडा या कपड़े धोने के सोडे को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और एक और सोडा होता है दोस्तों बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, जिसे हम कह देते हैं सोडियम, उसमें बाई लग जाता है खाने के सोडे में, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक, तो आप क्या करोगे? आप धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? सोडियम कार्बोनेट पढ़ते हो। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट पढ़ते हो और आप ऑप्शन देखोगे फर्स्ट वाला NO2CO3 और ठोक दोगे। ठीक है, क्या करोगे? ऑप्शन में ठोक दोगे NO2CO3 और आपका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक, इसलिए दोस्तों कभी भी याद रखना, बहुत अच्छे से पढ़ना। देखिए मैं कहता हूं अगर आप एक दिन में 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो 5 ही करना, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ मत भागो। लेकिन यदि वो 5 क्वेश्चन भी पढ़ रहे हो दोस्तों तो इतने गहरे कॉन्सेप्ट में जाके घुसो उसमें कि अगर उससे कहीं से क्वेश्चन आए तो हमारी रडार में वो फंस जाना चाहिए। ठीक, मतलब अधूरा ज्ञान जो होता है दोस्तों बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, अगर दोस्तों मेरे पास सुविधाएं होती और बहुत अच्छा बोर्ड होता तो मैं आपको इतना अच्छे से समझाता दोस्तों सभी चीजें कि आप बोलते कि सर हम ना आज तक जीवन में ऐसी क्लास नहीं देखे हैं। लेकिन दोस्तों संसाधनों की कमी है, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। PDF में ही पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आपको इतने अच्छी कंटेंट और जानकारी प्रदान करूंगा कि आपका निश्चित रूप से आपको इसको फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं किसको? धावन सोडा को। ये चीज गलत होती है। ठीक है, अभी आप ये मान के चलो दोस्तों कि धावन सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? NO2CO3.10H2O होता है। चलिए जब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों तब आप समझोगे कि इस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों धावन सोडा, ठीक, पहली चीज तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, धावन सोडा मतलब कपड़ा धोने का सोडा। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। इसको लिख देता हूं मैं एक बार, Na2CO3.10H2O इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ अपन को लिखते नहीं आता भाई, अपन को टाइपिंग नहीं आती, इसलिए इस प्रकार से अपन ने लिख दिए थे। ठीक है, चलिए NO2CO3.10H2O। आपको पता है कपड़े धोने का जो सोडा होता है 10 रुपए का आता है कि नहीं आता है? बस ये याद रखना कि 10 H2O लगेंगे। यहाँ पर कितने H2O लगेंगे? 10 H2O लगेंगे, जब जाके ये धावन सोडा बनेगा। समझ गए? 10 रुपए का निरमा आता है तो 10 आपको याद रखना है। NO2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट में 10 रुपए की क्या लगाना? हमको सोडा लगाना है, मतलब 10 H2O लगाना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों याद रखना इसका नाम होता है, रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10 होता है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको पढ़ते हैं। इसका रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखना सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। सोडियम कार्बोनेट नहीं होता भाई मेरे, क्या नहीं होता? सोडियम कार्बोनेट नहीं होता। अभी तक आपने कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन आया है ना, देखो ये क्वेश्चन आया है, इसने NO2CO3 यही तो सोडियम कार्बोनेट होता है, लेकिन इस आंसर को उसने गलत माना है। सही कौन सा माना है? ऑप्शन नंबर 4 NO2CO3.10H2O। तो उसका कारण क्या है? देखिए
इसको दोस्तों धावन सोडा को अन्य नाम से सोडा एस, वाशिंग सोडा, सोडा क्रिस्टल इन नामों से भी जानते हैं। ठीक है, NOTCO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक, और सोडा एस। जो NOTCO3 होता है ना दोस्तों, इसको पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? NO2CO3 को क्या पढ़ते हैं? सोडियम कार्बोनेट पढ़ते हैं। इसे सोडा एस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडा एस कहते हैं। ठीक है, परंतु दोस्तों क्या होता है जब NO2CO3, ठीक है, क्या होता है? NOTCO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस में दोस्तों जल के अणु जुड़ने पर, और कितने अणु? 10 अणु जुड़ने पर दोस्तों ये क्या होता है? इसमें बदल जाता है, ये धावन सोडा में बदल जाता है। याद रखना दोस्तों, जब Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट में जब तक जल के 10 अणु नहीं जुड़ेंगे दोस्तों, तब तक वो धावन सोडा नहीं बनता। 10 H2O होगा तभी धावन सोडा बनेगा। ये बात आप माइंड में सेट कर लो। ठीक है, NO2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट होता है, इसे सोडा एस भी कहते हैं। ठीक है, और जब इस धावन सोडा को जब गर्म कर देते हैं दोस्तों, तो याद रखना ये बेकिंग सोडा में बदल जाता है, NaHCO3 में बदल जाता है। ठीक, खाने के सोडे में बदल जाता है। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो धावन सोडा का। सिंपल बात है दोस्तों, कपड़े धोने के लिए हम निरमा क्यों लगाते हैं? ताकि दोस्तों उसमें मुलायम बना जाता है, तो मैल आसानी से निकल जाता है। ठीक, पृष्ठ तनाव, अश्र तनाव वाला फंडा जो होता है ना, वो सब आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, कांच उद्योग, साबुन उद्योग, कागज उद्योग। ठीक, साबुन उद्योग में तो किया ही जाएगा ना धावन सोडा का, तभी तो साबुन निरमा बन रहा है भाई। ठीक, कागज उद्योग में भी किया जाता है सफेद करने के लिए, कांच उद्योग में भी किया जाता है। ठीक है, बोरेक्स के उत्पादन में भी दोस्तों धावन सोडा का उपयोग किया जाता है, और घरों में साफ सफाई, कपड़े धोने, बर्तन मांजने के लिए तो किया ही जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन के बारे में सारी डिटेल जानकारी पढ़नी है। अगर दोस्तों मैं धावन सोडा को पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो 15 मिनट का एक ही वीडियो बन जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं पढ़ना भाई। हमें पढ़ना है, लेकिन ऐसा पढ़ना है कि जिससे हमारा काम हो जाए। हमें PhD भी नहीं करना है। ठीक है, हमें सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है पटवारी और वन रक्षक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, कोशिका का अवलोकन सर्वप्रथम किया था? तो अब रॉबर्ट हुक ने दोस्तों, याद रखना, कोशिका का अवलोकन या कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। कब किया था? 1665 में किया था। तो याद रखना दोस्तों, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन कोशिका में केंद्रक का पता सबसे पहले किसने लगाया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में लगाया। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, लेकिन कोशिका में केंद्रक पूछ ले तो रॉबर्ट ब्राउन 1831। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो याद रखना कोशिका कहते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की संरचना किससे मिलकर होती है? कोशिका से मिलकर होती है। और शरीर के जितने भी कार्य होते हैं दोस्तों, उसकी मूलभूत इकाई भी क्या होती है? कोशिका होती है। इसलिए याद रखना, सभी जीवों की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, सेल होते हैं। एक कोशी जीव कौन कौन से होते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन एक कोशी जीव है, या निम्न में से कौन एक कोशी जीव नहीं है। इसलिए पूरे नाम याद रख लेना, अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमिडोमोनास और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, ये सभी एक कोशी जीव है। मतलब दोस्तों, जो जीव एक कोशिका से मिलकर बनता है उसे एक कोशीय कहते हैं, और जो जीव एक से अधिक कोशिका मतलब 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं उन्हें बहुकोशीय कहते हैं। तो एक कोशीय जीव के नाम याद रखना दोस्तों, क्योंकि बहुकोशीय सारे जीव हैं लेकिन एक कोशीय कम होते हैं, इसलिए इसका नाम पूछता है। अमीबा में सिर्फ एक कोशिका, पैरामीशियम, क्लैमिडोमोनास और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु एक कोशीय जीव होते हैं। अमीबा जो दोस्तों भोजन ग्रहण करता है उसकी क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अब वो कैसे कैसे करता है दोस्तों, उसके पाद होते हैं। ठीक है, वो भक्षण करता है, लेकिन इतना लंबा समझाऊंगा दोस्तों यहाँ आपको, तो फिर बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, इसलिए याद रखना, अमीबा भोजन ग्रहण करने की क्रिया को एंडोसाइसिस या फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। ठीक, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है पूछा जाएगा, तो केंद्रक होता है। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है पूछा जाएगा, तो याद रखना छड़ाकार होती है, सिलेंड्रिकल होती है। डीएनए का पूरा नाम पूछे, याद रखना दोस्तों, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और क्रोमोसोम जो होता है दोस्तों डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्या? क्रोमोसोम को जिस हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र जो होता है दोस्तों डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और उसे क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। वो अनुवांशिकता का प्रदर्शन करता है। ठीक है, क्रोमोसोम। और डीएनए के जो क्रियात्मक खंड होता है दोस्तों, किसका? डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है उसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक,
सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट नहीं, ये सारे फैक्ट किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन लिखे हैं, फैक्ट नहीं लिखे हैं, ठीक है। कोशिका की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों राइबोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। और कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। मशरूम क्या है, खाए हो मशरूम, वही मशरूम है। खाने युक्त कवक होता है, ये क्या होता है, कवक होता है मशरूम। ठीक, कवक होता है मशरूम खाने युक्त। ठीक, मशरूम की सब्जी खाते हैं ना अपन, बहुत महंगी मिलती है, वही है मशरूम। तो याद रखना दोस्तों मशरूम क्या होता है, मृतजीवी होता है। क्या होता है, मृतजीवी। ये मशरूम, कवक और फंजाई ये तीनों मृतजीवी हैं। मृतजीवी कौन होते हैं, ऐसे जीव दोस्तों जो मृत या सड़ी गली हुई वस्तु के ऊपर रहकर पोषण ग्रहण करते हैं, उन्हें मृतजीवी कहते हैं। और परजीवी मतलब दोस्तों जो दूसरे के ऊपर, ठीक है, जो दूसरों के ऊपर क्या होते हैं, आश्रित रहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल, अमरबेल में दोस्तों क्या होता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट या आपका पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसलिए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। इसलिए वो देखना वो किसी भी पौधे में लपट जाता है, पीले पीले कलर का होता है ना। तो पीले पीले कलर का होता है दोस्तों, बेला होती है अमरबेल की, वो उससे क्या करती है, रस को चूसती रहती है। ठीक है, तो ये परजीवी है। ठीक, याद रखना क्वेश्चन पूछा गया था कि अमरबेल क्या है, परजीवी का उदाहरण है अमरबेल, मृतजीवी का उदाहरण है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। पादप की मतलब पौधों की खाद्य फैक्ट्री किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, पत्तियों को कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों पत्तियों में किस रूप में संचित रहता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, मंड या स्टार्च के रूप में संचित रहता है। मरुस्थलीय पौधे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ऑप्शन रहेगा पत्ती, तना और जड़, या कुछ भी लिख देगा। तो याद रखना दोस्तों मरुस्थलीय पौधे में क्या होता है, पत्तियां नहीं होती, वो कांटों में बदल जाती है, इसलिए जो हरा तना होता है दोस्तों वो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। ठीक, मरुस्थलीय पौधे मतलब आप समझ गए होंगे, राजस्थान वाले। ठीक है, और कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध लाइकेन होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों याद रखना वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम है राइजोबियम। और कीटभक्षी पादप, ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है, कीटभक्षी पादप वाला नाम याद रख लेना, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रेप और सनड्यू। ठीक है, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रेप और सनड्यू, ये तीनों कीटभक्षी पादप हैं। अगर आपने मेरी डिटेल वाली क्लास नहीं पढ़े होंगे तो जाके देख लो, मैंने सब पढ़ाया था दोस्तों आपको। ठीक है, कैसे उसकी पत्ती एक उसमें बदल जाती है और वहां पर उसके अंदर कोई कीट घुसता है तो उसका भक्षण कर लेता है वो पौधा। ठीक, मैंने सब पढ़ा चुका हूँ पादपों और प्राणियों में पोषण वाले टॉपिक में। ठीक है, विकिरण, सीधा लिख दिया विकिरण, यह द्रवों में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया है, गलत। यह एक ही दिशा में ऊष्मा के प्रवाहित की प्रक्रिया में ऊष्मांतरण विधि है, गलत। ठोसों में तो चालन होता है। एक पदार्थ माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है, पदार्थ में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विकिरण में। ठीक, चलिए मैं बताता हूँ। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती है दोस्तों, आपको पता होगा ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, कैलोरी से भी इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती है, चालन, संवहन, विकिरण। चालन क्या होता है दोस्तों, पदार्थ के एक कणों का परिवर्तन किए बिना उसमें क्या होती है, ऊष्मा प्रवाहित होती है। ठीक है, जैसे ठोस में। मान के चलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने रखा एक उदाहरण के लिए, क्या रख दूँ यहाँ, मान के चलो लोहा रख देता हूँ। ठीक है, ठोस लोहा, यहाँ पर से मैंने किसी प्रकार से इसको गर्म चालू करूंगा दोस्तों, देखना ये यहाँ से पहले गर्म होगा तो इधर धीरे 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 गर्म होते होते जाएगा, इधर धीरे 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 धीरे, है ना, और आखिर तक पूरा गर्म हो जाता है। तो ये होता है क्या, चालन। ठीक, पदार्थ के कण का परिवर्तन नहीं होता और वो पूरी चीज क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, संवहन में क्या होता है दोस्तों, पदार्थ के कणों के स्थानांतरण द्वारा गैस और द्रव में, मतलब दोस्तों जैसे ये पानी भरा है, हमें इसको गर्म करना है, बाल्टी अपन पानी नहाने के लिए गर्म करते हैं ना, तो उसमें पानी रहता है तो क्या होता है, वो पानी ऐसा होता है कि नहीं, तो वो क्या होता है, उसमें कणों का स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, गैस और द्रव में। ठीक है, तो वो क्या होता है, गर्म होता है। इस प्रकार से गैस भी गर्म हो जाती है। ठीक है, और लास्ट है दोस्तों विकिरण। सनलाइट है दोस्तों, सनलाइट से मान चलो कोई चीज़ गर्म हो रही है तो उसमें कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट सनलाइट आती है और क्या हो जाता है, वस्तु गर्म हो जाती है। ठीक, तो याद रखना ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम निम्न के अलावा सभी के लिए उपयुक्त है। तो रासायनिक अभिक्रिया में तो ये आम आता है, उपसमक्षेपी अभिक्रिया में भी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में भी, लेकिन नाभिकीय अभिक्रिया में नहीं आता है। क्यों, क्योंकि नाभिकीय अभिक्रिया में दोस्तों भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लावेजियर ने दिया था, स्थिर अनुपात का नियम जीएल प्राउस्ट ने दिया था, और परमाणु त्रिज्या नापने की इकाई को नैनोमीटर कहते हैं। और 1 नैनोमीटर में दोस्तों क्या होते हैं, 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, चलो मैंने बता दिया भाई, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लावेजियर ने, स्थिर अनुपात का जीएल प्राउस्ट,
परमाणु त्रिज्या नापने की इकाई नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। ठीक, सब याद कर लेना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर स्थित होने पर यह देते हैं। सबसे पहले तो दर्पण क्या होता है आपको पता होगा, आईना जिसमें प्रतिबिंब दिखता है। दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना, सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ। जो स्टूडेंट कंटिन्यू क्लास देख रहा है ना, उसको निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। और दोस्तों पूरे यूट्यूब चैनल में आप अगर MP फॉरेस्ट गार्ड के लिए साइंस की क्लास ढूंढोगे ना, तो आपको ऐसी क्लास नहीं मिलेगी। ठीक, चाहे वो किसी भी बोर्ड में पढ़ा रहा हो, कोई भी पढ़ा रहा हो, मैं तो ये कह सकता हूँ। ठीक, चलिए तो याद रखना दोस्तों, समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर स्थिति पर यह देते हैं तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक, याद रखना दोस्तों, कितने प्रतिबिंब बनते हैं, दो दर्पण हम समतल में रख देते हैं दोस्तों, तो एक दूसरे प्रतिबिंब बनते रहते हैं, इसलिए यह कहते हैं कि अनंत इनफिनाइट प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच यदि कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परिवर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है और इस तरह यह क्रम चलता रहता है। जब दो समतल दर्पण कोण पर झुके हो तो उनके द्वारा उनके मध्य में रखी वस्तु के बनाए कुल प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। समतल दर्पण को आपने पैरेलल रखे, समानांतर रखे और उनके बीच में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या इनफिनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। एक हॉकी खिलाड़ी उसके हॉकी स्टिक का प्रयोग लेता है गेंद को धकेलने में, बिल्कुल लेता है, डंडा जो रहता है हॉकी का वो गेंद को धकेलता है ना, दिशा भी परिवर्तित करता है। ठीक है, गेंद को खींचता भी है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, इसमें समझाने लायक कुछ है ही नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण पत्ती इलेक्ट्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। अब स्वर्ण द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अब ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तुमको बहुत दिक्कत होगी भाई, आपने ल्यूसेंट में तो कभी इसको सुना नहीं होगा। ठीक, इसलिए कहता हूं मैं कि NCERT पढ़ो। स्वर्ण पत्ती इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप प्रयुक्त किया जा सकता है, तो कहाँ किया जा सकता है, आवेश का पता लगाने, मापने और उसकी प्रकृति का पता लगाने में। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, स्वर्ण पत्ती, मैं देखिए दोस्तों एक चीज बता देना चाहता हूं आपको, अगर आप लूसेंट से साइंस पढ़ रहे हो ना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन आप NCERT से पढ़ रहे हो तो मैं ये कहूँगा कि वो सही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको MP फॉरेस्ट गार्ड में साइंस के क्वेश्चन NCERT से ही मिलेंगे। ठीक है, लूसेंट से भी मिलेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपको NCERT में मिल सकते हैं वो लूसेंट पे नहीं मिलेंगे, और लूसेंट में जो मिलेगा वो सब कुछ NCERT में मिल जाएगा। समझ गए? बस यही कहना चाहता हूँ मैं। तो स्वर्ण पत्ती इलेक्ट्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है आवेश का पता लगाने, मापने और उसकी प्रकृति का पता लगाने में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। स्वर्ण पत्र विद्युत प्रदर्शी की सहायता से विभवांतर की माप भी की जा सकती है, वोल्टेज भी इससे मापा जा सकता है। ठीक, ये सारी चीज पढ़ लेना आप भाई। ठीक, क्या पढ़ लेना, ये जो लिखा है सब PDF आपको दे रहा हूँ मैं सनोरिया 91 पे, सब पढ़ लेना आप, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्वेश्चन है, सोडियम ये Rb है, ठीक है, ये पोटेशियम है, ये मैग्नीशियम है, वो परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आपको क्या पता होना चाहिए, आवर्त सारणी का ज्ञान होना चाहिए। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, किसी परमाणु के नाभिक केंद्र से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्ष के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाईं ओर से दाहिनी ओर घटते हैं, मतलब इधर से इधर जाएंगे दोस्तों तो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है, बढ़ते क्रम में पूछा है, तो सबसे छोटी वाली की लिखेंगे हम। देखिए सबसे पहले इधर से इधर जाने में घट रही है, देखिए यहाँ पर 4 दिया है, मैग्नीशियम, सोडियम, ये पोटेशियम और ये RbM। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये लाइन में। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सोडियम के नीचे पोटेशियम और उसके नीचे Rb लिखा है और सोडियम के बगल में Mg लिखा है। ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो घटते क्रम मतलब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो घट रहे हैं, तो सबसे पहले मैग्नीशियम की, फिर इसके बाद सोडियम की, फिर पोटेशियम की और लास्ट में वो Rb है। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और Rb। ठीक, तो ये आपको परमाणु त्रिज्या क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में क्या होती है, घटती है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का, परिपक्व अंडाशय में बीज विकसित होते हैं तो बीजांड से उत्पन्न होते हैं, ओव्यूल से उत्पन्न होते हैं। बीजांड इंग्लिश में नाम भी आप याद रखना। ठीक है, तो परिपक्व अंडाशय में बीज कहाँ से विकसित होते हैं, बीजांड से उत्पन्न होते हैं। अब बीजांड निजांड क्या होते हैं दोस्तों, इनको देखो। निषेचन क्या होता है, नर और मादा युग्मों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। ठीक, फल और बीज का विकास कहाँ से होता है, निषेचन के पश्चात दोस्तों अंडाशय फल से विकसित हो जाता है और बीजांड से बीज विकसित होते हैं। ठीक है, ये पादप में प्रजनन दोस्तों कक्षा 7 की NCERT से क्वेश्चन आया था। ठीक है, मैं आपको सारी चीज बता चुका हूं पहले कि कौन से क्वेश्चन कौन सी क्लास से भी आते हैं। ठीक है, तो बीज प्रकीर्णन मतलब भी दोस्तों लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, नर केसर, पुंकेसर। ठीक, ये सारी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप बस क्लास में कंटिन्यू बने रहना। पवन द्वारा दोस्तों देखिए याद रखना, देखिए
सहजन और द्विफल जैसे पौधों में दोस्तों क्या होता है, पंख युक्त बीज पाए जाते हैं। ठीक है, घासों और हल्को बीज अथवा आग के रोमयुक्त बीज एवं सूरजमुखी रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों पर चले जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा सूरजमुखी में जो बीज प्रकीर्णन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो पवन मतलब हवा के द्वारा होता है। उड़ के जाते हैं बीज तो हवा के द्वारा होता है। कुछ जल से बह के भी जाते हैं, जैसे नारियल के जो बीज होते हैं वो जल में बह के जाते हैं और उग जाते हैं। इस प्रकार कुछ जंतुओं द्वारा भी होता है दोस्तों। क्या होता है, जैसे जंतु द्वारा होता है, जैसे कांटेदार बीज जिसमें हुक जैसी संरचना होती है वो जंतु के शरीर से चिपक जाते हैं और बहुत दूर स्थान तक चले जाते हैं। जैसे यूरेना करके एक पौधा है दोस्तों, तो जंतुओं द्वारा इसका प्रकीर्णन होता है। ठीक, मतलब कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर एक झाड़ लगा है तो यहाँ को जो बीज गिरा वो दूसरी जगह में जाके कैसे हुआ, हवा के द्वारा गया, पानी के द्वारा गया या फिर किसी जंतु के द्वारा गया, ये कहना चाहता है वो। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व। कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 10 क्वेश्चन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा जानकारी पूरी पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अगली क्लास में दोस्तों मैं फिर लेकर आऊँगा आपके लिए 10 सवाल साइंस के। ठीक, और ये क्लास चलती रहेगी, आप टेंशन मत लेना, मेरे को समय मिलता है मैं बिल्कुल बनाता हूँ क्लास, है ना, और आपको कंटिन्यू क्लास दूंगा। आप प्लेलिस्ट में जाके देखो ना मैंने कितनी क्लास दे दिया हूँ। ठीक है, धीरे धीरे हम दोस्तों हम सिलेबस एंड करने के कगार पे आ चुके हैं। आपको यकीन नहीं होगा, हम सिलेबस एंड करने के कगार पे आ चुके हैं, लेकिन आपने यदि नहीं पढ़ा है प्लेलिस्ट जाके देखो, साइंस के बहुत सारे चैप्टर मैंने पढ़ा चुका हूँ।